एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग वन शॉट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज मैं आपको कंप्लीट जो चैप्टर हमारा चौथा नंबर चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, हमारी क्लास 12 फिजिक्स का चौथा नंबर जो चैप्टर है हमारा वो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज मैं डिस्कस करूंगा, मतलब इसका जो इंटायर वन शॉट है वो आज मैं लेके आ चुका हूं। और अगर आप इतने टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं जितने टॉपिक्स मैं करा रहा हूं तो 100% दावे के साथ है कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस आप तैयार कर लोगे। आप 100% क्वेश्चन बना पाओगे और इस चैप्टर से आने वाले प्रत्येक न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाओगे चुटकियों में। आप चुटकी बजाते सारे न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे, आपके लिए एकदम से हलवा हो जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट। तो वन शॉट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का नाम बता देता हूं। नाम क्या है? नाम है गतिमान आवेश। गतिमान का मतलब होता है गति में, आवेश का मतलब आवेश गति में हो। तो आवेश के बारे में आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। आपको चैप्टर 1 के अंदर मैं आपको आवेश के बारे में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं कि आवेश होता क्या है, आवेश के गुण क्या होते हैं। तो आवेश के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं देख चुका हूं। लेकिन गतिमान आवेश का मतलब क्या होता है? जब आवेश गति कर रहा होता है। लेकिन जैसे मैंने बात की विद्युत धारा के अंदर, तो विद्युत धारा के अंदर आवेश गति में होता है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंदर देखा तो उसके अंदर आवेश जो होता है वो रुका हुआ होता है, आवेश गति कर रहा होता है। जब मेरे पास गतिमान आवेश होता है तो एक चीज याद रखना, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और हां, विद्युत क्षेत्र क्या होता है मैं आपको चैप्टर 1 के अंदर बता चुका हूं, कंप्लीट बता चुका हूं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी चीजें इस चैप्टर के अंदर हैं, जो हमें पढ़ना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी कि मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि एक मेरे पास चुंबक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई एक चुंबक है, ये मेरे पास चुंबक है, ये मेरे पास चुंबक है, मेरे पास चुंबक। और चुंबक में पहला क्या है मेरे पास? नॉर्थ पोल मेरे पास है ये, और मेरे पास ये साउथ पोल है। चुंबक जो होती है उसके अंदर दो पोल्स होते हैं, पहला मेरे पास नॉर्थ पोल होता है और दूसरा मेरे पास साउथ पोल होता है। हर चुंबक का ये गुण होता है कि उसके अंदर दो पोल्स जरूर होते हैं। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब चुंबक के चारों ओर का ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास क्या है? जहां पर मैं आपको पॉइंट्स दर्शा रहा हूं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके प्रभाव का अनुभव होता है, जहां पर हमें उसके बल का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। सिंपल तरीके से उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या मेरे पास है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है, किसका? मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सिंपल तरीके से मेरे पास ये है। तो आपको ये चुंबक है और चुंबक के चारों ओर का ये क्षेत्र है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं। सिंपल तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं या मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, चुंबकीय बल किसे कहते हैं, तो आपको मैं बता दूं चुंबकीय बल किसे कहते हैं। सिंपल तरीके से चुंबकीय बल मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, चुंबकीय बल किसे कहते हैं, चुंबकीय बल किसे कहते हैं। क्वेश्चन यहां से भी आता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय बल किसे कहते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और चुंबकीय बल को ही हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या लिखना है? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि चुंबक के आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर तो गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब मेरे पास जो चुंबक है, मेरे पास चुंबक तो आपने घर पे ही देखी होगी मेरे प्यारे भाई बहन, सभी ने बचपन में तो चुंबक को देखा ही होगा। तो चुंबक से क्या करते हैं हम? लोहे को आकर्षित करते हैं, लोहा उसमें चिपकाते हैं। तो बचपन में तो सभी ने देखा होगा चुंबक को। तो चुंबक में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और ये उसके आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने
वाले बल को लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बल को लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। बल को लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल अथवा चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं उसको, चुंबकीय बल कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, सिंपल तरीके से चुंबकीय बल कहते हैं। तो बिल्कुल साधारण सी इसकी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल तरीके से आप क्या लिखोगे, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि मेरे पास चुंबक है और चुंबक में मेरे पास Q आवेश यहां पर आया हुआ है, मतलब ये Q आवेश चुंबक में है। अगर ये गति कर रहा है इस तरीके से, इसमें घूम रहा है, इसके चारों ओर ये गति कर रहा है, इसके चारों ओर ये घूम फिर रहा है, तो इस पर जो चुंबक है, चुंबक एक बल लगाएगी, एक धक्का मारेगी, अपने पास खींचेगी, तो चुंबक के द्वारा जितना बल इस आवेश पर लगेगा उसको बोलेंगे लॉरेंज बल या फिर चुंबकीय बल बोलेंगे। सिंपल तरीके से याद रखना, एक सूत्र भी तैयार रखना आप, लॉरेंज बल का एक फॉर्मूला भी तैयार रखना। क्या होता है मेरे पास? F बराबर QVB साइन थीटा। तो F बराबर QVB साइन थीटा, इस फॉर्मूले को आप तैयार रखना, बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार रखना। जहां पर जो मैं बता दूं आपको, जहां पर F क्या है, यहां पर F जो है वो बल है, आवेश पर लगने वाला बल। Q का मतलब आवेश, V का मतलब आवेश की गति, कितनी गति, उसकी वेलोसिटी है, क्या है, तो आवेश की वेलोसिटी, V का मतलब वेलोसिटी, और ये V का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब है, और साइन थीटा मतलब उसका कोण क्या है, एंगल क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र बताया, उसके बाद चुंबकीय बल के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, और मात्रक से क्वेश्चन आना 100% तय होता है। मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो हमेशा वो मात्रक से क्वेश्चन आता है। मात्रक से क्वेश्चन आएगा, विमाओं से क्वेश्चन आएगा, प्रकृति से क्वेश्चन आएगा, सदिश राशि है या अदिश राशि है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मैंने भी इन क्वेश्चंस को तैयार किया था और आपको भी तैयार कराऊंगा, आप चिंता मत करो इस चीज की। मात्रक से क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। आप इस चीज को हमेशा याद रखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। सिंपल तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, इन सब के बारे में आप सीख चुके होंगे। अब मैं बढ़ता हूं हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, बेहतरीन और अमेजिंग टॉपिक की तरफ। डिस्कस करूंगा हमारे 4th चैप्टर का सबसे बेहतरीन, सबसे अमेजिंग टॉपिक और पूरे 5 नंबर में आने वाला इंपॉर्टेंट नियम, जो कि है बायो-सेवर्ट का नियम, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे एम्पियर का परिपथीय नियम। तो दोनों नियमों के बारे में इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको बायो-सेवर्ट का नियम बिल्कुल समझ में नहीं आता, आपके बिल्कुल दिमाग में ही नहीं जाता, तो आज की क्लास में मैं आपको इस वन शॉट के अंदर बायो-सेवर्ट का नियम आपके ब्रेन में बिल्कुल फिट कर दूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो बायो-सेवर्ट का नियम कहता क्या है कि बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर, किसने, एक मेरे पास बायो थे और एक मेरे पास सेवर्ट थे, दो वैज्ञानिक थे। अब दो वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, किसके ऊपर प्रयोग किया? एक चालक तार के ऊपर प्रयोग किया, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसके ऊपर प्रयोग किया, और प्रयोगों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला। अब प्रयोग क्या किया, मैं आपको बिल्कुल प्रयोग आपको सिखाता हूं। प्रयोग, उन्होंने एक चालक तार लिया, L लंबाई का एक चालक तार लिया, जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P लिया, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, और इस तार के अंदर I विद्युत धारा बह रही है, और चालक तार की लंबाई L ली है, और इसका जो अल्पांश भाग लिया है वो मैंने डेल्टा L लिया है, और जो थीटा है, कोण का मतलब यहां पे थीटा कोण लिया है इन लोगों ने। तो ये मेरे पास उन लोगों ने सिचुएशन को क्रिएट किया है सिंपल तरीके से। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला वही हम बता रहे हैं आपको, कि बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट को किया, और वो एक्सपेरिमेंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सपेरिमेंट किया था। और क्या बोला कि जिसमें किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उन्हें सूत्र निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का सूत्र निकालना है। अब इन लोगों ने प्रयोग किया। अब प्रयोग करने के बाद लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रयोग करने पर क्या हुआ, प्रयोग सफल हुआ या विफल हुआ। तो इन लोगों ने प्रयोग किया और प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकाले। अब वो निष्कर्ष क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पूरे 5 नंबर पक्के करने के लिए पूरा निष्कर्ष आपको पढ़ना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र इन लोगों ने निकाला है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र, मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी होता है, मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र बी होता है। तो मैं क्या ले लूं, बी बराबर क्या है, बी बराबर मेरे पास है बी समानुपाती आई। इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला कि चालक तार के अंदर जितनी विद्युत धारा बह रही है, उस
उसके चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है। मतलब इस चालक तार के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो रहा है उस तार में प्रवाहित विद्युत धारा के, I का मतलब विद्युत धारा, V का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है विद्युत धारा। अगर विद्युत धारा ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा, अगर विद्युत धारा कम है तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास बन जाती है, समीकरण 1 मेरे पास बन जाता है पहला नंबर का। अब दूसरे नंबर लोगों ने क्या बोला, किसने, बायो तथा सेवर्ट ने दूसरे नियम पे क्या बोला कि इस चालक तार का जो अल्पांश है, अल्पांश का मतलब डेल्टा एल, छोटी सी लंबाई डेल, पूरी लंबाई इसकी एल और छोटी सी लंबाई इसकी डेल्टा एल। इन्हों लोगों ने क्या बोला, इन्होंने बोला चुंबकीय क्षेत्र जो बी है वो समानुपाती है डेल्टा एल के। मतलब डेल्टा एल जितने ज्यादा होंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा होगा, डेल्टा एल जितने कम चुंबकीय क्षेत्र उतना कम। तो ये डेल्टा एल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, ये भी इन लोगों ने बोला। और तीसरा पॉइंट इन लोगों ने क्या बोला था, किसने, बायो तथा सेवर्ट ने तीसरा पॉइंट इन लोगों ने ये बोला कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। ये हमारे तीसरे नंबर का समीकरण दिया। चौथा नंबर इन लोगों ने क्या बोला कि जो मेरे पास बिंदु P है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये बिंदु P है, इसकी यहां से दूरी, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है, तो स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्मॉल r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब B चुंबकीय क्षेत्र जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। मतलब r का मतलब दूरी, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो ये इक्वेशन कैसे निकाली इन लोगों ने, इन लोगों ने एक तार लिया और वहां पर एक प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर उन लोगों ने निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन निकाले। अब इन चारों को अगर मैं समीकरणों को संयुक्त कर दूं, जोड़ दूं, तो मेरे पास बायो सेवर्ट का जो नियम है उसका फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे प्राप्त करना है फॉर्मूला, कि B समानुपाती I, तो मैं यहां पर करता हूं, यहां पर कि B समानुपाती I हो जाएगा। डेल एल समानुपाती है, साइन थीटा समानुपाती है, लेकिन जो दूरी है वो व्युत्क्रमानुपाती है, जो मेरे पास दूरी है वो मेरे पास व्युत्क्रमानुपाती है। तो मेरे पास I समानुपाती है इंटू डेल्टा एल समानुपाती है इंटू मेरे पास साइन थीटा समानुपाती है, लेकिन मेरे पास जो दूरी है वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो मेरे पास r स्क्वायर जो हो जाएगा वो अपॉन में हो जाएगा। तो मतलब B समानुपाती I डेल एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो मेरे पास जब समानुपाती का चिन्ह मैं हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, जो क्या होगा, मेरे पास V बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन r स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है, यही मेरे पास बायो सेवर्ट का सूत्र है। मेरे पास ये जो निकल के आ चुका है यही मेरे पास क्या होता है, यही मेरे पास बायो सेवर्ट का सूत्र है कि B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही मेरे पास बायो सेवर्ट का सूत्र है और यही हमें सिद्ध करना होता है। बस आप एक थ्योरी लिखोगे, इस चित्र को बनाओगे, इन समीकरणों को लिखोगे और आप इस सूत्र को बना दोगे। आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे, या पूरे 3 नंबर का आएगा तो 3 में 3 नंबर मिलेंगे। तो अब मैं बात करूंगा हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के तरफ। तो इस चैप्टर की सबसे बेहतरीन और पावरफुल डेरिवेशन होने वाली है और पूरे 5 नंबर में पूछी जाने वाली वो डेरिवेशन होती है। मैं बात करूंगा हमारे प्यारे भाई बहन इस चैप्टर की सबसे बेहतरीन डेरिवेशन की तरफ। तो ये जो डेरिवेशन हमारी बोल रही है बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। बायो सेवर्ट का नियम अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है और ये जो मेरा है बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखो, मैं विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के अंदर आपको केवल लिमिटेड चीजें पढ़नी होती हैं और बहुत छोटा सा चैप्टर होता है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर पढ़ने को देखो तो बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन आपको बहुत कंसाइज करके पढ़ना है। आपको उन चीजों पर फोकस करना है जो आपको नंबर देंगी, जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग डेरिवेशन है, एग्जामिनर की सबसे फेवरेट डेरिवेशन है और इसको मैं बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में सिखाऊंगा। कैसे? आपको सबसे पहले 3-4 लाइन की थ्योरी लिखनी है। आपको लिखना है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है हमें, और पूरे 5 नंबर की डेरिवेशन ये हमारी है, 5 मार्क्स की पूरी डेरिवेशन ये हमारी होती है। इसमें क्या है कि माना एक
तार को मोड़कर आर त्रिज्या की कुंडली बनाई जाती है। तो सबसे पहले मेरे पास एक चालक तार है, उस चालक तार को मैं मोड़कर एक कुंडली बना रहा हूं, एक वृत्ताकार एक सर्कुलर कॉइल बना रहा हूं, एक सर्कुलर कुंडली बना रहा हूं, बनाई जाती है तथा इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उस कुंडली के अंदर मैं विद्युत धारा आई को प्रवाहित कर रहा हूं, मतलब उसके अंदर मैं करंट दे रहा हूं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तार के अंदर विद्युत धारा बह रही है सिंपल तरीके से। और इसका छोटा सा खंड डीएल है, मतलब मेरे पास जो कुंडली है उसका जो एक छोटा सा खंड है वो डीएल मेरे पास है। तो इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, मतलब उस कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं इसका चित्र आपको दिखा देता हूं, चित्र बना के आपको सिखाता हूं, क्योंकि ये मेरी आदत है कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल चित्र के माध्यम से सिखाऊं। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले कुंडली बनानी होगी हमें, कुंडली। तो कुंडली बनाने के लिए मैं गोलाकार बनाऊंगा और इसमें क्या कर दूंगा, इसमें मैं एक वृत्ताकार कुंडली बनाऊंगा, वृत्ताकार कुंडली। मेरे पास ये एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें मैं आई विद्युत धारा दे रहा हूं और इसकी पूरे कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, पूरी कुंडली में आई विद्युत धारा, मेरे पास आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का जो केंद्र बिंदु है वहां पर उसको बोलेंगे, उसको नाम देंगे ओ। कुंडली का केंद्र जो मेरे पास होगा वो ओ होगा। इससे स्मॉल आर दूरी पर इसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर होगी सिंपल तरीके से। इस पे बिंदु क्या होगा, इस पे ये बिंदु मेरे पास पी ले लेता हूं, ये बिंदु मेरे पास पी है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है सब। तो इन दोनों के बीच जो मेरे पास एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा मेरे पास, चुंबकीय क्षेत्र और इस त्रिज्या के बीच में जो मेरे पास कोण बनेगा वो मेरे पास 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोण होगा, सिंपल तरीके से याद रखना है इतना। तो आपको ये चित्र की फिगर आपको तैयार हो गया होगा। मैंने एक तार को मोड़कर इस आकार में बना दिया और इस तार के अंदर धारा, विद्युत धारा बह रही है सिंपल तरीके से। तो क्या करूंगा, मेरे पास इसका छोटा सा खंड मैं एक में लूंगा, इसमें छोटा सा मेरे पास खंड होगा जिसका नाम मेरे पास डीएल होगा, डीएल। मेरे पास इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं लूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई पूरी एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, पूरी कुंडली टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। तो एक छोटा सा टुकड़ा इसका डीएल हो जाएगा। अब डीएल के कारण मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा और डीएल का मैं समाकलन कर दूंगा, उससे मेरा पूरा इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके केंद्र पर वो निकल के आ जाएगा। कैसे निकालना है मैं आपको सिखाता हूं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सबसे पहले मैं डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालता हूं। क्या है मेरे पास, डीएल अल्पांश के कारण। तो यहां पर आपको लिखना है सबसे पहले डीएल अल्पांश के कारण, डीएल अल्पांश के कारण, डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले मैं डीएल के कारण निकालूंगा और इस डीएल का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र मेरे पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र मेरे पास क्या होगा। तो मेरे पास इसके कारण अगर मैं निकाल रहा हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा, अपॉन मेरे पास आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा की जगह मेरे पास क्या है, मेरे पास थीटा 90 डिग्री है। मेरे पास थीटा कितना है, मेरे पास थीटा 90 डिग्री है। तो साइन की थीटा की जगह मैं साइन 90 कर सकता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो साइन 90 कर दूं, थीटा के स्थान पर मैं साइन 90 कर देता हूं। अब साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 बराबर कितना होता है, साइन 90 इक्वल्स टू मेरे पास 1 होता है, 1 होता है। तो साइन 90 मेरे पास 1 होता है, तो यहां पर मैं इसको हटाकर 1 लिख सकता हूं। तो मैं आगे वाले स्टेप में क्या करूंगा, मेरे पास हो जाएगा डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन चुका है, आपको मैंने बता दिया डेल एल अल्पांश के कारण मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र निकल के ये आ चुका है। लेकिन मेरे पास ये अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन अगर पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो इसका मैं समाकलन कर दूंगा। आइए मैं आपको समाकलन करके दिखाता हूं, यहां पर आपको मैं समाकलन करके दिखाता हूं। आइए यहां पर आपको समाकलन करता हूं। तो क्या करूंगा मैं, b बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन डेल बी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो b बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन डेल बी मेरे पास हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, b बराबर इंटीग्रेशन डेल बी का मान कितना है मेरे पास, डेल बी का मान मेरे पास ये है, डेल बी का मान। तो इसमें मैं रख देता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया,
इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास इंटीग्रेशन, मेरे पास डेल बी का मान मैंने यहां से रखा, डेल बी का मान मैंने रख दिया। अब इसका मैं समाकलन करूंगा। मैं समाकलन अगर बताऊं, अगर ऑपरेशन करने के टाइम हमें पता होना चाहिए कि जो भी मेरे पास कांस्टेंट चीजें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। कांस्टेंट चीज का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर मेरे पास बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन केवल और केवल हो जाएगा डेल एल का इंटीग्रेशन होगा। अब डेल एल क्या मेरे पास है, डेल एल या डेल एल बोल दो या मेरे पास इसकी अल्पांश बोल दो। इसका क्या हो जाएगा डेल एल का? डेल एल का मतलब छोटी सी अल्पांश की लंबाई। तो डेल एल का मतलब क्या हो जाएगा? तो मेरे पास डेल एल बराबर क्या होगा? डेल एल बराबर हो जाएगा मेरे पास 2 पाई आर। तो डेल एल मेरे पास कितना है? डेल एल मेरे पास हम 2 पाई आर रख देंगे इसके स्थान पर। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा मेरे पास b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर मेरे पास हो जाएगा। अब इसको जब मैं काटूंगा तो 4 पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मेरे पास 2 आ गया। तो मेरे पास टोटल मेरे पास क्या बचा? टोटल मेरे पास बचा b बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ चुका है। किसका है? कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होता है वो मेरे पास निकल के आ चुका है। b बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r मेरे पास राइट फॉर्मूला हो जाता है। यही मेरे पास सूत्र है इसका। सिंपल तरीके से मैंने बहुत आसान तरीके से आपको पूरी डेरिवेशन सिखाई। मैं दोबारा से रिवाइज कर दूंगा अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत आ रही है। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कुंडली है जिसमें केंद्र बिंदु O है, इससे r त्रिज्या पर एक बिंदु P है और इसकी ये दिशा जो है वो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और इसका एक अल्पांश dl है। इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले मैं डेल एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा, जो कि मेरे पास ये आ जाता है। क्या है? कि डेल बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से मैं बी जब निकालूंगा, मतलब संपूर्ण कुंडली का जब मैं संपूर्ण कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास पूरी वैल्यू जो निकल के आएगी उसको मैं कैलकुलेट करूंगा और मेरे पास राइट आंसर आएगा b बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। ये मेरे पास कंप्लीट डेरिवेशन को सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला निकल के आया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं हमारे एम्पियर के परिपथीय नियम की तरफ। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे भाई बहन, इस चैप्टर का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो मैं अब आपको बताऊंगा एम्पियर का परिपथीय नियम और इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं आज की क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए डिस्कस करता हूं हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बोलता है हमसे। तो इसके अंदर आपको बस थ्योरी की 2-3 लाइंस तैयार रखनी है और यहां से न्यूमेरिकल बनेगा आपके लिए और आपको न्यूमेरिकल तैयार करा दूंगा मैं, चिंता मत करना। मैं अपनी जब क्लासेस लेके आऊंगा तो उसके अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर से न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो क्या लिखना है आपको? एम्पियर का परिपथीय नियम। तो कैसे करेंगे? किसी बंद पृष्ठ के, किसी बंद वक्र के लिए, 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 किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, पथ द्वारा घिरी, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, नेट धारा का, नेट धारा यानी कि आई, विद्युत धारा आई, तो नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ये मेरे पास क्या है? मेरे पास एम्पियर का परिपथीय नियम है कि म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि इसका मेरे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपको तैयार करना होगा। क्या फॉर्मूला है? कि इंटीग्रेशन
बी डॉट डी एल। तो क्या मेरे पास है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई मेरे पास। तो ये फॉर्मूला आप तैयार रखना। क्या मेरे पास फॉर्मूला कि किसी बंद वक्र के लिए, मेरे पास कोई एक बंद वक्र है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा गिरी धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो यही मेरे पास एम्पियर भाई साहब का एक परिपथीय नियम होता है और आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस नियम को तैयार तुरंत कर लेना, आप अभी तैयार कर लो इसको, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारी एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की, जो इस चैप्टर की सबसे शानदार और 5 नंबर में पूछी जाने वाली डेरिवेशन होती है। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारी इस चैप्टर की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली डेरिवेशन, यानी कि पूरे 5 नंबर में आने वाली डेरिवेशन को इस क्लास के अंदर अभी मैं डिस्कस करूंगा और आपको बिल्कुल सिखाऊंगा और समझाऊंगा। क्या बोल रही है डेरिवेशन हमसे कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, मतलब मेरे पास कोई दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या बोला जा रहा है कि माना PQ तथा RS दो समांतर धारावाही तार हैं, चालक तार हैं और इनमें I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है और इस पे हमें क्या निकालना है, इस पे हमें निकालना है कि दोनों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स का हमें फॉर्मूला फाइंड करना है। मतलब इसमें सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास L1 लंबाई का एक चालक तार है, मेरे पास दूसरा भी मेरे पास क्या है, मेरे पास L2 लंबाई का एक चालक तार है, ठीक है। इसमें क्या है, मेरे पास इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस तरफ से, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही, I1 धारा, और इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है सिंपल तरीके से, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। कितनी स्मॉल r है? तो मेरे पास दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, धारावाही का मतलब इन दोनों के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो मेरे पास दो धारावाही तार हैं, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, इसका नाम मैं दे देता हूं PQ और दूसरे का नाम RS। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये PQ है, दूसरा मेरे पास RS है, और ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ये इस तरफ बल लगा रहा है, ये भी, मतलब अगर इन दोनों में, इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, अगर इन दोनों चालक तारों में, पहला चालक तार और दूसरा चालक तार, इन दोनों में समान दिशा में विद्युत धारा बह रही है तो बल अंदर की तरफ लगेगा। अगर विद्युत धारा इसमें इधर और इसमें नीचे की तरफ, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन इस केस में दोनों में विद्युत धारा ऊपर की तरफ बह रही है, इसलिए दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगा है, मतलब दोनों पास पास आए हैं। ये कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है, इसको याद रखना आप लोग। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, तार PQ के कारण RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब क्या करेंगे, PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर, RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, RS पर चुंबकीय क्षेत्र में इसका व्यंजक सबसे पहले लिखते हैं, RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम इस चीज को निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला आप याद रखना। यहां पर आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले को आप तैयार रखना, याद रखना उस फॉर्मूले को। वो फॉर्मूला क्या है कि PQ के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या फॉर्मूला क्या है कि मेरे पास B बराबर क्या है, B बराबर मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R हो जाएगा। मेरे पास I क्या है, I मेरे पास I1 है, यहाँ पर I का मतलब I1 है, I1 अपॉन R कर लेंगे। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो इस चीज को सिंपल तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ तक इसको कर दिया, मैंने चित्र बना दिया, मैंने ये मतलब इसकी सबसे पहले थ्योरी लिखी, फिर चित्र बनाया, और पहला स्टेप मैंने ये लिखा कि PQ के कारण RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो मेरे पास होगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। देखिए हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि मेरे पास RS जो मेरे पास ये चालक तार है, RS के प्रति इकाई पर लगने वाले बल का निकालेंगे, बल का व्यंजक लिखेंगे सबसे पहले हम। दूसरा नंबर स्टेप हमारा होगा, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा, फर्स्ट नंबर स्टेप हमारा ये है। सेकंड नंबर स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर स्टेप हमारा होगा कि मेरे पास RS के प्रति इकाई पर लगने वाला बल। तो मतलब सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, RS तार पर लगने वाला बल, इसके इकाई का प्रति इकाई पर लगने वाला बल, प्रति इकाई पर लगने वाला बल लिखेंगे। बल क्या होगा मेरे पास, F बराबर IBL साइन थीटा, मेरे पास लगने वाला बल कैसे निकालेंगे, बल का मैं आपको बता चुका हूं, बल का एक सूत्र होता है F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। तो सिंपल तरीके से वो हम यूज करेंगे इसमें, F बराबर IBL साइन थीटा। तो क्या करेंगे, F बराबर क्या करेंगे, IBL साइन थीटा,
आई बी एल साइन थीटा हम यूज करेंगे इसमें। आई का आई हम कौन ले रहे हैं, आई आर एस की बात करें तो हम आर एस की बात करें तो आर एस में I2 धारा है इसमें, तो आई की जगह हम I2 कर देंगे सिंपल तरीके से। I2 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं आर एस की बात कर रहा हूं और आर एस के अंदर I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ना कि I1, तो सिंपल तरीके से याद रखना। तो F बराबर I2 IBL साइन थीटा, ये मेरे पास हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसमें B का मान रखूंगा। B का मान मेरे पास ये है, तो मैं B का मान रखूंगा। सिंपल तरीके से मेरे पास क्या होगा, F बराबर जो हो जाएगा I2, मेरे पास हो जाएगा I2 इंटू B। B का मान कितना है, B का मान मेरे पास है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I1 अपॉन R इंटू I1 अपॉन R इंटू L। और साइन थीटा मेरे पास क्या होगा, मेरे पास साइन थीटा जो होता है साइन 90, जगह थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री है, साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा, साइन 90 बराबर 1, तो ये साइन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, मतलब साइन 90 हो जाएगा। थीटा का मान 90 तो साइन 90 बराबर 1, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, एक का गुणा हम किसी में करते हैं वो वही रहता है, ठीक है। अब मेरे पास ये आ चुका है, अब इसको L को मैं इस तरफ, ये गुणा में है, इसको मैं भाग में कर दूंगा, तो मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, F अपॉन L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2, मेरे पास क्या हो जाएगा, I1 इंटू I2 अपॉन मेरे पास नीचे क्या है, अपॉन मेरे पास R हो जाएगा, अपॉन मेरे पास R है, तो क्या हो जाएगा, F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। मेरे पास ये पूरा जो व्यंजक निकल के आ चुका है, यही मेरे पास फॉर्मूला जो है, यही मेरे पास फॉर्मूला होता है कि दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक मेरे पास निकल के आ चुका है। और ये पूरा 5 नंबर में पूछा जाने वाला जो डेरिवेशन होती है वो ये होती है। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी डेरिवेशंस कराई, बहुत अच्छे नियम कराए, और आगे क्लासेस में आपको बहुत बेहतरीन चीजें मिलेंगी, बस आपको इंतजार करना है और मेरे चैनल पर आपको रुकना है। और 3 दिन के अंदर आपका जो बेहतरीन जो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा और आपकी तैयारी स्मूथ हो जाएगी। और आपको स्मार्ट बोर्ड पर बिल्कुल 3D में सिखाऊंगा, एनिमेशन की मदद से सिखाऊंगा, कि ताकि आप फिजिक्स के एक बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान से आसान भाषा में सीख पाएं। ठीक है, तो अब बढ़ता हूं हमारे आगे वाले टॉपिक, करूंगा हमारे प्यारे भाई बहन की चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता। जो मेरे पास चल कुंडली धारा मापी होती है उसकी सुग्राह्यता की परिभाषा क्या होती है, उसका सूत्र, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से, तो मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। क्या लिखना है आपको कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित धारा जो होती है उसके प्रति एकांक प्रवाहित धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। मतलब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसका मतलब होगा कि आई एस बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई, मेरे पास हो जाएगा फाई अपॉन आई हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं एन ए बी अपॉन सी, एन ए बी अपॉन सी मैं लिख सकता हूं। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहां पर एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आता है कि फाई आई एस बराबर फाई अपॉन आई, या आई एस बराबर एन ए बी अपॉन सी। तो एन क्या है मेरे पास, ए क्या है मेरे पास, बी क्या है मेरे पास, सी क्या है मेरे पास। तो मैं आपको सभी का जो प्रतीक चिन्ह है उन सभी का मैं आपको मतलब समझा देता हूं। एन का मतलब क्या है, फेरों की संख्या, एन का मतलब क्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, एन का मतलब क्या है, फेरों की संख्या, एन का मतलब क्या है, फेरों की संख्या है, पहली बात ये। उसके बाद ए का मतलब क्या है मेरे पास, ए का मतलब है कुंडली का मेरे पास क्षेत्रफल क्या है, मतलब मेरे पास जो कुंडली है उसका एरिया हमें कितना दिया गया है। वी का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र मेरे पास कितना होता है। उसके बाद सी का मतलब क्या है, ऐंठन बलयुग्म, मतलब मेरे पास बलयुग्म कितना लग रहा है, वो भी ऐंठन का बलयुग्म मेरे पास कितना लग रहा है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और ये आपको फॉर्मूला तैयार रखना है। किसका फॉर्मूला है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का मेरे पास व्यंजक होता है, और इसमें इसके प्रतीक चिन्हों का नाम लिखा है। तो आपको मैंने कंप्लीट चैप्टर, मतलब गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैंने बहुत कम समय में आपके साथ डिस्कस किया। अब हाँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूं इस चैप्टर के सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा अपने स्मार्ट बोर्ड पर, और मेरा स्मार्ट बोर्ड ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद यहां पर लग जाएगा, और उस पर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से स्टार्ट करूंगा, और पूरी कंप्लीट फिजिक्स को मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और एडवांस पर लेके जाऊंगा। और उसके अंदर आपको बिल्कुल डिटेल में क्लासेस मिलेंगी, आपको विद क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पढ़ाई भी जाएंगे, चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। मतलब एक के साथ एक फ्री आपको धमाका मिलेगा, और बहुत बेहतरीन चीजें हैं। बस आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।